नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज बात होगी कोरोना महामारी की मार और तमाम चुनौतियों की। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। जैसे तैसे दूसरी लहर से हम निपटे और अब तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। वैक्सीनेशन लेकर तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को सियासत और संजीदा कर दिया है। केंद्र सरकार वैक्सीन का संकट खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैक्सीन उपलब्ध होने पर सभी वैक्सीनेशन करवाएंगे? ये सवाल इसलिए है कि 6 राज्यों में कराए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि बहुत से लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर हिचक रहे हैं। उन्हें वैक्सीन से डर लग रहा है। इन राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वहीं उम्मीद थी कि जल्द ही विदेशी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना भी देशवासियों के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन अब इन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में इन वैक्सीन से युवाओं में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। उधर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान चिंता बढ़ाने वाला है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में उपलब्ध टीकों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ कोरोना से निपटना बड़ी चुनौती, वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट को लेकर घोटाला भी सामने आया। उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली और हरियाणा के लैब के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। तमाम चुनौतियों के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से कोवैक्सीन है और कांग्रेस एक आरटीआई के जरिए आरोप लगा रही है कि कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हालांकि भारत बायोटेक का कहना है कि फाइनल डोज में बछड़े का सीरम इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोविड शील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को लेकर भी केंद्र सरकार कटघरे में है और इस पर भी विपक्ष हमलावर है। सवाल यह है कि क्या महामारी से निपटने के लिए हम सही दिशा में चल रही हैं? क्या मौजूदा रणनीति कारगर है या फिर सियासत तमाम बाधाएं खड़ी कर रही है? बड़ा सवाल यह भी है कि संपूर्ण टीकाकरण आखिर कब तक होगा? करेंगे विश्लेषण, जानेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। कोरोना की मार, चुनौतियां अपार, वैक्सीन और खुराक पर सवाल, कहीं टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा, कहीं वैक्सीन से बचने का दांव। कैसे होगा संपूर्ण टीकाकरण? देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। दूसरी लहर का खौफ अभी तक दिलो दिमाग में पसरा हुआ है। तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन को लेकर दशा और दिशा स्पष्ट नहीं है। तमाम सवाल है, चुनौतियां हैं, सियासत भी जोरदार है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए पीएम मोदी ने वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया है। उम्मीद है कि वैक्सीन का संकट खत्म होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी वैक्सीन लगवाएंगे? एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सर्वे किया गया। टीका लगवाने को लेकर लोगों में हिचकिचाहट है। वैक्सीन पर हिचकिचाहट मामले में यूपी आगे। डर के मारे लोग नहीं लगवा रहे पहली डोज। जाहिर है चिंता की बात है। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद अब फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को लेकर भी दवा कंपनियों से बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं में समस्या, सीने में जलन की समस्या उभरने के कई मामले आए हैं। मायोकार्डाइटिस के 275 मामले दर्ज किए गए। उधर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान चिंता बढ़ाने वाला है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में उपलब्ध टीकों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ वैक्सीन की चुनौतियां हैं, तो वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट को लेकर घोटाला भी सामने आया है। उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली और हरियाणा के लैब के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रयोगशालाओं ने राज्य सरकार से अधिक रकम वसूलने के लिए एंटीजन टेस्टों की संख्या में बड़ा घोटाला किया। फर्जी आधार कार्ड को दर्शाया गया और इस प्रकार के सभी टेस्टों को नेगेटिव दिखाया गया। देश में वैक्सीन पर सियासत भी खूब हो रही है। स्वदेशी कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाए जाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोवैक्सीन के निर्माण के लिए गाय के बछड़े मारे जा रहे हैं और मोदी सरकार को ये पहले बताना था।
बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। विवाद बढ़ा तो भारत बायोटेक ने कहा कि फाइनल डोज में बछड़े का सीरम इस्तेमाल नहीं किया गया। कोवैक्सीन को जब फेज 3 ट्रायल के डेटा के बगैर उतारा गया था तो उस वक्त भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे और कहा था कि कोवैक्सीन को सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए मोदी सरकार ने मंजूरी दी। कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड के कई सदस्यों ने दी सफाई। गैप 12 से 16 हफ्ते बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। बोर्ड ने अंतर को 8 से 12 हफ्ते तक करने की ही सलाह दी। इस खबर के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि देश को तुरंत व पूर्ण टीकाकरण चाहिए। मोदी सरकार की निष्क्रियता से हुई वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए भाजपा के रोज की झूठ और खोखले नारे नहीं। जाहिर है चुनौतियां तमाम है, लेकिन बिना सियासत के एकजुट होकर और सटीक रणनीति से ही महामारी से पार पाया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, पहले वैक्सीन को लेकर विवाद, उसके बाद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर विवाद, उसके बाद अब वैक्सीन के अंतराल को लेकर विवाद और अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन के निर्माण को लेकर भी विवाद। सवाल ये उठता है, क्या ये विवादों को जन्म देने का सही समय है? ऊपर से सत्ता पक्ष से भी सवाल यही बनता है कि आखिर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर जो देरी हो रही है, कहीं वो भारी तो नहीं पड़ जाएगी? इन्हीं सब सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि महेश वर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा डॉक्टर अंशुमन हैं, जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा डॉक्टर अरुण पांडे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, देखिए, अब वैक्सीन के निर्माण को लेकर सवाल उठा दिया है आप लोगों ने कि बछड़े के सीरम से इस्तेमाल हो रहा है। वैक्सीन के निर्माण में जो बछड़े का सीरम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ही आपको पता है कि लोग वैक्सीन से परहेज कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य, जहां पर लोग पहले से ही वैक्सीनेशन से डरे हुए हैं, वैक्सीन से डरे हुए, नहीं लगवाना चाहते हैं। भ्रम इतना फैला हुआ है, ऊपर से अब बछड़े का सीरम। मंशा क्या है आप लोगों की? करना क्या चाहते हैं आप लोग? वंदना जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही है और अभी भी कह रही है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि वैक्सीन सबको लगाना चाहिए, जीवन रक्षा उसी से होगी। क्या उसमें है, कैसे है, ये आरटीआई के माध्यम से सरकार ने ही उसका दिया उदाहरण और सरकार को ही वो भ्रम दूर कर देना चाहिए था शुरू में। निश्चित तौर पे यदि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस बात को ट्वीट किया तो वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, न है, न रहेगा। हम लोग निरंतर चाहते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़े, लेकिन साथ में मैं 2 चीजें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि वो गोबर पात्र लोग, भाजपा के कई एमएलए, कई एमपी, कई आरएसएस संघ वाले जो है गोबर लगाने की सलाह दे रहे थे। क्या वो भ्रम नहीं फैला रहे थे? गोमूत्र की बात करने वाली सांसद है प्रज्ञा ठाकुर जी भोपाल में, उन्होंने लगातार कहा कि गोमूत्र खाइए, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोरोना ठीक हो जाएगा। क्या वो उस पर कोई अभी तक भाजपा ने या आप लोगों ने या किसी ने इस पर कोई प्रश्न लगाया? डार्क चॉकलेट की बात की थी केंद्रीय मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, और कोई नहीं, दूसरे आदमी की नहीं। क्या उन्होंने इस बात को, अपने वक्तव्य को वापस लिया? इसके अलावे एक और हैं, उनसे भी 2 कदम आगे चले गए, लाला रामदेव जी। और रामदेव जी ने क्या कहा? आप सबको पता है कि एलोपैथिक डॉक्टर पर ही, इस पूरे सिस्टम पर ही प्रश्न लगा दिया कि सब झूठा है, गलत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या अभी तक लाला रामदेव पर कोई कार्रवाई सरकार ने की? नहीं की। एक सामान्य कोई कार्यकर्ता यदि कुछ बोला, उस पर भी कांग्रेस पार्टी एज अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे मैं या मेरी पार्टी निरंतर कह रही है कि वो उस ट्वीट को जो आरटीआई सरकार ने से मांगा किसी तीसरे ने, और उसको यदि भ्रम फैला था, कहीं चर्चा में थी, तो उसको सरकार को उस भ्रम को दूर कर देना चाहिए था शुरू में ही। तो वो रीट्वीट कोई नहीं करता उस चीज को। यदि कोई कार्यकर्ता किया भी तो हम लोगों ने उस पर भी ये बात कही है कि वो गलत है। वैक्सीनेशन लोगों के जीवन की रक्षा का है मामला, यहाँ किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से आग्रह है, किसी भी भ्रम में नहीं आइए। अभी जरूरत है सबकी जान, तभी बचेगी। कोरोना के जंग से तभी लड़ाई होगी, जीतेंगे हम, जब हम वैक्सीन दोनों डोज लगवाएंगे और समयबद्ध तरीके से लगवाएंगे।
इसी चैनल के माध्यम से सरकार से भी और भाजपा के साथी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वैक्सीन की जो कमी है और वैक्सीन की यदि कोई हेजिटेंसी है तो आइए सब मिलकर, ये कांग्रेस भाजपा सपा का नहीं है, विरोध और सपोर्ट का मामला नहीं है, देश में लोगों के जान की रक्षा का मामला है। वैसे भी आपकी लापरवाहियों के कारण हजारों लोगों, लाखों लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। अब लापरवाही किसी भी तरह सरकार न करे और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए। और सभी सरकारें, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की तो ही, बाकी भी पार्टियों की सरकार ईमानदारी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आगे है। चलिए ठीक है। महेश वर्मा जी, देखिए, एक तरफ वैक्सीन की कमी है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है आरोग्य सेतु पर और covidgovernment.com जो यहाँ पे वेबसाइट है उसको लेकर भी, लेकिन उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर एक कांग्रेस के नेता बाकायदा ट्वीट कर देते हैं कि देखिए बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हो रहा है कोवैक्सीन को लेकर, उसको लेकर लगातार यहाँ पे जवाबदेही शुरू हो जाती है, प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये जो मसला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ज्यादा जरूरी है क्या, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये? सवाल उठता है कि ऐसे विवादों का जन्म महेश जी, आपके यहाँ टेलीविजन का वॉल्यूम शायद बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा सा पहले कम कीजिए। ठीक है महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अंशुमन, ये जो कहा गया है अभी, हालांकि अगर एक बार देखे जाए कि कोई भ्रम अगर पैदा होता है तो जाहिर है कि उस पर एक बार जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। भारत बायोटेक ने भी एक बयान दिया है, उनकी तरफ से भी बाकायदा ये कहा गया कि देखिए जो फाइनल डोज है कोवैक्सीन की, उसमें बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या समझा जाए इसका मतलब कि फाइनल डोज में नहीं इस्तेमाल किया गया है? इससे पहले क्या उसके निर्माण भी किसी तरीके का इस्तेमाल है? क्या समझा जाए इस बयान से? इसको समझना जरूरी है और ज्ञान जागरूकता ही एक माध्यम है किसी भी अफवाह और गुमराह से बचाने के लिए, क्योंकि ये इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, रिजल्ट यही होगा कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्लो कर देंगे। फाइनल डोज जो कोवैक्सीन की निकल के आई है उसमें बछड़े का सीरम, काफ सीरम जिसको बोलते हैं, नहीं है। फुल स्टॉप, नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बात उठी कहाँ से, इसको समझिए। वैक्सीनेशन प्रोसेस, कोई भी वैक्सीन तैयार हो, पास्ट में इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज, पोलियो, ऐसे वैक्सीन तैयार हुए, उसके लिए वेरो कल्चर, वेरो सेल्स से तैयार किया जाता है जिसके अंदर वायरस को ग्रो कराया जाता है। उस वेरो सेल्स को ग्रो कराने के लिए काफ सीरम का इस्तेमाल होता है। आज से नहीं हो रहा, 1920 से जब वैक्सीनेशन प्रोसेस का इजाद हुआ किया गया, उसमें सेल को न्यूट्रिशन काफ सीरम से मिलता है, उसमें ग्रो करता है, बाद में उसको निकाल के बफर सोल्यूशन, एक केमिकल एंड आप समझिए सिंपल पानी जैसा सोल्यूशन है लेकिन बफर सोल्यूशन बोलते हैं, उससे क्लीन किया जाता है। इसमें जितनी इम्प्योरिटीज है इंक्लूडिंग काफ सीरम वॉश आउट हो जाए और फिर उस वेरो सेल से कोरोना वायरस का वैक्सीन जब बनाना है, कोरोना वायरस निकाला जाता है, उसको एटीन्यूएट किया जाता है। एटीन्यूएट टेक्निकल टर्म है, इसको सिंपली मानिए कि वायरस को मार दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है। फिर उस वायरस का इस्तेमाल वैक्सीन प्रोडक्शन में है। तो वैक्सीन जब फाइनल बन के आएगी उसमें काफ सीरम कभी भी किसी इंसान के शरीर में नहीं पहुंचेगा किसी भी तरीके से। ये क्लैरिटी आ गई। तो ये तो बात हुई इसकी। दूसरी बात, बहुत सारी बातें आती हैं कि एनिमल प्रोडक्ट, वेज, नॉन वेज। वर्ल्ड एथिकल काउंसिल ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वेजिटेरियन सोर्स से होगा तो उस पर हम ग्रीन स्टिकर लगाएंगे, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से होगा ब्राउन स्टिकर लगाएंगे। मेडिसिन के लिए भी हो गया, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे प्रोसेस को हर समय हम बताते रहें और आपको ये बताएं कोई सुअर है, कहीं गाय है, कहीं भैंस है, कहीं बंदर है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेडिकल साइंस डिजीज ओरिएंटेड रिसर्च करेगा, ना कि धर्म ओरिएंटेड। धर्म की जहां तक बात की, वेज नॉन वेज को हमने सेपरेट कर दिया है जिससे स्टैंप लग रही है, लेकिन रिसर्च प्रोसेस की एक तकनीक होती है। तकनीक में हम इतना ही दे सकते हैं सुरक्षित हो और किसी भी आस्था को चोट न पहुंचे, इतना ही ध्यान दे सकते हैं। उसके बियॉन्ड चले जाएंगे तो हमारी रिसर्च इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर अरुण पांडे, अगर जैसे कि अभी अंशुमन जी कह भी रहे थे कि देखिए जो फाइनल डोज है उसमें इस्तेमाल नहीं है और ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया कि फाइनल डोज में कहीं पर भी बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये जानना चाहें कि बेसिकली ये जो कोवैक्सीन है इसको किस तरह से डेवलप किया जाता है ताकि लोगों को एक बार समझ में आ जाए, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कम से कम एक बार तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए कि देखिए जो भी इस वक्त जानकारी या जो भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ महज एक भ्रम है। तो मैं एक बार जो वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि डेवलप कैसे किया जाता है इसे?
प्रियंका जी देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी वैक्सीन हम सीरम से बनाते हैं, और सीरम आता कहाँ से? एक आपने भी सुना होगा, सब लोग सुनते हैं कि बोवाइन सीरम हम लोग यूज करते हैं। अब वो बोवाइन सीरम क्या होता है? फीटल बोवाइन सीरम होता है, यानी कि बोवाइन का जो बोवाइन मतलब काफ, बफेलो, इसके सीरम, वो भी कैसे? उसके बफेलो के फीटस से सीरम निकालते हैं और उसको इन विट्रो सेल कल्चर, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए इन विट्रो कल्चर करते हैं, और वो आगे चल के एडिशनली यूज करके या ह्यूमन पे, या कोई भी वैक्सीन जैसे ह्यूमन की वैक्सीन हो या फिर वेटरनरी के लिए वैक्सीन हो, उसको यूज किया जाता है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट होता है, जब वो, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अभी वैक्सीन अभी कभी भी ह्यूमन में जब तक नहीं लगती, इससे पहले एक सेल्स चाहिए, एक जो इसमें बोवाइन के सीरम में जो एल्बुमिन होती है वो लेकर और इन विट्रो कल्चर करते हैं, तब वो तैयार हो जाती है। जब हमें उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने लगते हैं तो वो ह्यूमन में आती है, और ये ह्यूमन में जब वैक्सीन के रूप में जब आ जाती है तो ये कहीं भी वो बोवाइन का या फिर काफ का या फिर बफोले का कोई भी सीरम आता नहीं है। तो ये इस तरह से बोलना चाहिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट आज नहीं, ये जो सीरम और ये वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया पहले से भी शुरू हुई है, वो वैक्सीन की प्रक्रिया बनाने की इसी तरह से है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, वेटरनरी मतलब पशुओं में पाया जाता है, उसके लिए कोई भी वैक्सीन बनानी है तो हमें कल्चर करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस है, ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस नहीं है। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किससे करते हैं? ये बोवाइन सीरम लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ही एक्सपेरिमेंट हमारा रिजल्ट अच्छा देता है, फिर वो ह्यूमन बीइंग में जब हम ट्रायल करते हैं तो उसमें कहीं से भी कोई भी सेल का यूज नहीं होता है। और मैंने पहले ही बोला है, फीटल बोवाइन सीरम, यानी कि जब फीटल जो काफ है या फिर जो बुफेलो है, उसके फीटस से वो सीरम ली जाती है, ये भी नहीं कि उसको मारा जाता है। तो ये सब चीजें तो एक भ्रांतियां फैलाने की, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूँ कि देखिए, भारत में ही ऐसे हो सकता है कि जब वैक्सीन आए तो कुछ लोग बोलने लगे कि ये फला पार्टी का वैक्सीन है। ये भारत में ही हो सकता है कि जब वैक्सीन, पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए सबका, सभी साइंटिस्ट डॉक्टरों का अभिवादन करती हो, भारत में कुछ आप कुछ डाल देते हो कि नहीं ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इसे न प्रशंसा। देखिए, वैक्सीन से जब से लॉन्च हुई है वैक्सीन, तब से कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश की गई है। मैं आपके चैनल से अपील ये करना चाहता हूँ कि आप किसी भी भ्रांतियों में न पड़े, और वैक्सीनेशन, हमारी जो देश की वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन प्रोटोकॉल चल रही है उसको फॉलो करें। तो कोई भी, क्योंकि कोरोना से अगर विजय प्राप्त करना है तो वैक्सीनेशन ही एक रामबाण है। तो इससे कोई भी इतर कोई काम नहीं करना है। वैक्सीनेशन के प्रति जो भी आपको निगेटिविटी फैला रहा है उनका पुरजोर विरोध कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अगर एक चीज बिल्कुल साफ हो चुकी है कि फाइनल डोज ही नहीं, बल्कि जो एक भ्रम निकलकर सामने आया है कि देखिए, गाय या बछड़ों को बकायदा मारा जा रहा है, उनका सीरम इस्तेमाल किया जा रहा है, कोवैक्सीन बनाई जा रही है। तो यहाँ पर जो एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण पांडे, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी जानवर को मारा नहीं जाता है, बल्कि एक सीरम होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है डेवलप करने के लिए, और फाइनल डोज में वो भी नहीं है। तो ये तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंचती है तो मानकर चलिए वो सिर्फ एक महज भ्रम है, बस। जहां लोकतंत्र में आज चर्चा हो रही है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, और उसके साथ साथ ही वैक्सीन को लेकर जो भ्रम यहां पर फैलाए जा रहे हैं, उसमें जिस तरीके से विपक्ष के एक नेता का हाथ सामने आया, उस बाबत भी लगातार जवाब लेने की कोशिश की जा रही है कि कोई एक्शन हुआ है क्या। जी हाँ, इसी पर सवाल करने के लिए अजय उपाध्याय जी, एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर आपने कहा कि जो गौरव आपके कांग्रेस के नेता है, जिन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया, जिन्होंने पहली बार ये जानकारी साझा की, वो उनके इस बयान पर कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत है, या जो भी उस पर रिट्वीट किया गया, जो भी उस पर आगे प्रक्रिया हुई, वो उनका अपना मसला है। लेकिन एक बात बताइए, उनके नाम के साथ कांग्रेस नेता जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता इस तरह की जानकारी साझा करता है या इस तरह का भ्रम फैलाता है, तो आम जन में किस तरह का संदेश जाएगा? कोई एक्शन लिया आपने उनके ऊपर, ताकि बाकी के जो आपके कार्यकर्ता हैं या कोई और एक संदेश जाए लोगों के बीच में, किस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें? कोई एक्शन लिया गया क्या? आपकी नजर में वो गलत है या नहीं है? बंदा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये जो आरटीआई जो मांगा गया और आरटीआई सरकार ने दिया, और जिसने मांगा हो ना तो कांग्रेस से उसका लेना देना है, ना सरकार में कांग्रेस में। ये जो पेपर आए और पेपर सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया पर,
अनजाने में हो सकता था। आज आपके प्रश्न गौरव कोई करता है वो कर रहे हैं, शायद जानकारी न होती तो हम में से भी कोई उसको ट्वीट कर देता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर कई दिनों से चल रहे थे, 2-3 दिन से ये एक घटनाक्रम चल रहे हैं जिस पर डिबेट हो रहा है। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पेपर आता है तो हम लोग भी 2 मिनट के लिए भ्रम में आ जाते हैं। आरटीआई का से मांगा गया और सरकार के द्वारा दिया गया ये चीज थी। टेक्निकली डॉक्टर अंशुमान जी और डॉक्टर अरुण पांडे जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सीरम का जो मामला है, ये सीरम कहीं भी अंतिम जब प्रोडक्ट होती है वैक्सीन उसमें नहीं जाती। जैसे जानकारी मिली कांग्रेस के किसी नेता ने कभी भी नहीं, उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर अरुण पांडे ने ये भी कहा कि किसी भी बछड़े को या किसी भी जानवर को मारा भी नहीं जाता है, जबकि बाकायदा यहाँ पे ट्वीट में कहा जा रहा था कि मारा जा रहा है। ट्वीट तो मैंने उनका वो स्पष्ट उसमें मारने वाली नहीं बात है। ये जरूर है कि जो आरटीआई आई है वो आरटीआई के बिहाफ पर ये बात आई थी कि आरटीआई ने सरकार ने जो दिया था। मेरा ये कहना है कि सरकार जब आरटीआई दे रही है और इस तरह की यदि सोशल मीडिया पर कोई चीजें चल रही थी जिससे वाकई भ्रम फैलता है, और इसको मैं स्वीकारता हूँ, यदि कांग्रेस का किसी कार्यकर्ता ने किया तो ठीक नहीं किया, उसको नहीं करना चाहिए। और मैं अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन एक 10 सेकंड से दे दीजिए, लाला रामदेव पर कोई भाजपा ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि डॉक्टर अंशुमान जी और डॉक्टर अरुण पांडे जी की बेइज्जती क्यों की उसने? क्या जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोरोना का प्रचार कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कभी डार्क चॉकलेट खाने की बात कही? उस पर कोई भ्रम दूर करने के लिए भाजपा के हमारे महेश वर्मा जी ने कभी कोई इस पर प्रतिक्रिया दी? या इनके एमएलए और सांसद ने जो मूत्र और गोबर की बात करके कोरोना भगाने की बात करते थे, क्या इस पर कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस या भारत सरकार ने कोई भ्रम दूर करने का प्रयास किया? नहीं किया। एक सामान्य कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता यदि कोई बात, वो भी सोशल मीडिया पर जो रन हो रहा है उसको रिट्वीट कर दिया, उसके लिए इतना बवाल और इतना डिबेट चल रहा है। मैं मानता हूं कि अभी वैक्सीन लगवाने के लिए डिबेट हो, वैक्सीन की कमी क्यों हुई इस पर डिबेट हो, वैक्सीन का रोड मैप क्या होगा जो कोर्ट भी। आप ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर कभी डिबेट ही नहीं हुई है? आप ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर कभी डिबेट ही नहीं हुई है? आप ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर कभी डिबेट हुई ही नहीं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी क्यों कम हो रही है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्यों धीमी पड़ रही है? सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा? भाजपा के किसी नेता ने लाला रामदेव जी पर कोई किया? ठीक है, महेश वर्मा जी जवाब दीजिए, सीधा सीधा सवाल है उनका। महेश जी, अजय उपाध्याय जी की बात का जवाब दीजिए कि अगर विपक्ष की तरफ से इस तरह की कोई खबर आएगी तो उसको पूरी तरीके से उसमें मसाला डाला जाएगा, और जब यहाँ पे बाबा रामदेव की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां आती हैं या फिर जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं वो जब इस तरह की खबरें फैलाते हैं, चाहे वो गोबर का मसला हो चाहे फिर वो गौमूत्र का मसला हो, तो उस दौरान सफाई की बात सामने नहीं आती है, साइडलाइन कर दिया जाता है उसे। जवाब दीजिए उन्हें। महेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए ठीक है, उन तक बात नहीं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और उन भी शायद कुछ टेक्निकल परेशानी है। डॉक्टर अंशुमन, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो गैप है एक डोज से दूसरे डोज के बीच में, एक तरफ कहा जाता है कि देखिए एक टाइम निर्धारित कर दिया गया है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो सरकार के अपने वैज्ञानिक टीम है उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया हुआ है। इसके चलते तो सरकार पे भी सवाल उठेंगे ना, या फिर ये मानकर चला जाए कि जो विचार है वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं? क्या कहाँ पे समस्या है आखिर? बिल्कुल क्लियर करता हूँ प्रियंका जी, लेकिन उसके पहले ऑल्दो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, लेकिन उपाध्याय जी का जो सवाल है उस पर एक लाइन में बोलते चलता हूँ। इस तरह का उनका जेन्युइन डिमांड है कि अगर भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में नॉन डॉक्टर्स लाइक रामदेव कोई स्टेटमेंट देता है कि जो एक सेलिब्रिटी फिगर में है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, अदर गुमराह फैलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि राजनीति तो स्वस्थ नहीं कर सकते हो तो स्वास्थ्य राजनीति हटा दो, और नॉन एक्सपर्ट इस पे कमेंट ना किया करें, ये बिल्कुल ठीक है। अब जो वैक्सीन गैप की बात आई, जो कोविशील्ड जब लॉन्च हुई थी तो रिकमेंड किया गया था 4 हफ्ते का गैप, बिल्कुल देखा गया था। फिर यूके में देखा गया कुछ लोग डोज मिस करके उनकी दूसरी डोज 6-8 हफ्ते बाद लगी, उनमें देखा गया प्रोटेक्शन लेवल इम्यूनिटी का ज्यादा आया। उन्होंने प्रॉपर स्टडी करके रिलीज किया कि 8 से 12 हफ्ते के अंतराल में बेहतर इम्यून प्रोटेक्शन आ रहा है। लेकिन अभी जब डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड हुआ तो ईके ने जिज्ञासा जाहिर की और उसके बाद फिर से उसको रिव्यू किया, बोला कि नहीं इसको अभी रिड्यूस करो, 6 to 8 वीक का गैप करो। ये हो गया,
इंडिया में भी 3 बॉडी है जो वैक्सीनेशन और कोरोना मैनेजमेंट को देख रही है। उसमें भी उनका रिकमेंडेशन 8 to 12 वीक्स का आया है। उन्होंने साफ खंडन किया 12 to 16 वीक का रिकमेंडेशन हमने नहीं दिया है। वो रिकमेंडेशन सिर्फ नीति आयोग की तरफ से आ रहा है, जिसका आधार नहीं है कि 12 to 16 वीक का आधार क्या है आपका, 8 to 12 वीक्स का आधार है। लेकिन इसमें सुनने की जरूरत क्या है कि आप ये अनाउंसमेंट अगर आप उस समय करते हैं जब वैक्सीन क्राइसिस है, तो पब्लिक में परसेप्शन ये जाता है ये क्राइसिस मैनेज करने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये अगर अनाउंसमेंट वेल इन एडवांस हो जाता, जब वैक्सीनेशन प्रोसेस हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को लग रहा था कि इस तरह की रिसर्च आ गई है और वैक्सीनेशन के गैप को मैं 4 हफ्ते से बढ़ा के 8 से 12 हफ्ते करने जा रहा हूँ, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव फीडबैक जाता। तो ये हमें स्टेटमेंट रिलीज करने में बैलेंसिंग करनी चाहिए। मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, हमें चेंज करना पड़ता है समय समय। 4 हफ्ते को बढ़ा के आगे बढ़ाना पड़ा तो उसमें बेटर इम्यूनिटी आ रही है, तो आएगी तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। और कभी कम करने की जरूरत हुई, अगर कोई नया स्ट्रेन आ गया तो हमें कम भी करना पड़ेगा। उस पर इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करें इस मैटर को, तो बेहतर रहेगा। लेकिन सही क्या है डॉक्टर अंशुमन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही कदम क्या है कि इस गैप को कम करना या इस गैप को और बढ़ाना? और अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे फैक्टर कौन सा है कि खुद जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय मानी जा रही है, या फिर ये मानकर चला जाए कि प्रोटेक्शन कम है, वैक्सीन कम है, इस बाबत गैप को बढ़ाया जा रहा है? और ये भारी कितना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट की बात सामने आ रही है? जी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने जो पेपर पब्लिश किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था, उसमें देखा था कि प्रोटेक्शन लेवल, परसेंटेज ऑफ पेशेंट प्रोटेक्टेड आफ्टर सेकेंड डोज, अगर इस गैप का ड्यूरेशन 8 हफ्ते हुआ, प्रोटेक्शन बेटर हुआ, तो उन्होंने उसको आधार माना था, कर लिया था 8 से 12 हफ्ते का। लेकिन जब अभी डेल्टा वेरिएंट गया तो उन्होंने अपनी पॉलिसी रिवाइज कर ली, फिर से 6 वीक कर लिया, 6 to 8 वीक्स का। ये आधार हमारे इंडिया में अपनी स्टडी होके, और अगर इंडिया का डाटा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंटीबॉडी टाइटर करना पड़ेगा। जितने लोगों को डोज लगा रहे हैं, टाइटर अभी हमारे यहाँ हो नहीं रहा है इतना रेगुलरली। अगर टाइटर करके इंडिया में डाटा निकालते हैं तभी आधार बनेगा। कहने का ये मतलब है क्राइसिस को मैनेज करने के लिए डाटा आप यूके का उठाएं। जब हम कहें कि फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन टाइम टेस्टेड है, कहते हैं इंडियन ओरिजिन पे टेस्ट नहीं हुआ, कैसे हम ले सकते हैं? तो इस तरह की पॉलिसी मेकिंग में बहुत स्ट्रिंजेंट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, न कि बहुत हल्केपन में कोई बयानबाजी कर दे, उसका गलत असर पड़ता है। जी हाँ, वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम है फिलहाल उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की अगर प्रक्रिया तेज होगी तो उसी बाबत कोरोना की जंग को जीता भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो गैप यहाँ पर दिया गया है एक डोज और दूसरे डोज के बीच में, वो किस हद तक सही है? क्योंकि इसी बाबत जो एम्स के डायरेक्टर है उनका भी एक तरह से बयान सामने आए हैं, उस बयान को लेकर आखिर क्या मतलब निकलकर सामने आता है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अरुण पांडे भी जुड़े हुए हैं जो कि एम्स से जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए डॉक्टर अरुण पांडे, यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर गुलेरिया का कहना था कि जो डेल्टा के वेरिएंट हैं, जो अलग अलग डेल्टा के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, डेल्टा प्लस निकलकर सामने आया, उस पर इस वैक्सीन को लेकर शायद उतना असर ना पड़े जितने की उम्मीद की जा रही है। इस बाबत क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस बयान से क्या मतलब निकाला जाए? प्रियंका जी, जो भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है इंडिया में या फिर बाहर, तो अभी तक हम ये भी देख रहे थे कि अल्फा, बीटा और फिर डेल्टा जो आया, तो अब जो भी वैक्सीन थी ये अल्फा पे सबसे ज्यादा काम कर रही थी, फिर बीटा पे भी कुछ कम, क्योंकि जो एंटीबॉडी का जो कॉकटेल अपन वैक्सीन के माध्यम से देते हैं उसमें ये देखा गया है कि जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसमें एंटीबॉडी का जो कॉकटेल है उसकी कमी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ये असर नहीं करेगी या फिर वो एकदम बेअसर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसमें एज कम्पेयर टू पहले वाले जो वेरिएंट था उसमें और अब में एंटीबॉडी का जो असर है वो थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन इस पे काम नहीं कर रही है, फिर एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, कोई भी एंटीबॉडी अगर इस कोविड-19 की बात करें, इसके वेरिएंट की बात करें, तो पहले भी हम कई रिसर्च में भी कहा गया कि जो भी नेचुरली इंफेक्टेड यानी कि जो इंफेक्ट होके रिकवर हो रहे थे उनकी भी एंटीबॉडी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसी तरह वैक्सीन की भी बात की जा रही है कि वैक्सीन में एंटीबॉडी जो दे रही है, जो एंटीबॉडी हम लोग शरीर में वैक्सीन के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें डेल्टा वेरिएंट है, उसमें ये देखा गया है कि उससे इसके वेरिएंट से ये एंटीबॉडी जितना बनना चाहिए, फिर जितना इसके होना चाहिए एंटीबॉडी का, उतना ना होके उससे कम हो रहा है। तो यही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर का भी कहना यही होगा। इसका मतलब एकदम ये नहीं है कि हम वैक्सीन न लगवाएं या फिर ये सोचने लगे कि नहीं ये तो
डेल्टा वेरिएंट होगा तो वैक्सीन काम ही नहीं करेगी, इसका मतलब एकदम चेंजिंग है। क्योंकि अगर वैक्सीन के साथ हम लोग एंटीबॉडी हमारे शरीर में है, तो 100% उससे उस भी वेरिएंट से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर आएगी। और बाकी भी जो वेरिएंट है, क्योंकि कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो गया है, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गया है, डेल्टा प्लस ही आपको इन्फेक्ट करेगा या फिर अल्फा गायब हो गया, बीटा गायब हो गया, ऐसा नहीं है। यानी कि वैक्सीन ओवरऑल आपको कवरेज देता है। किसी वेरिएंट में अगर आपको इन्फेक्शन अगर होता है तो उस वेरिएंट में एंटीबॉडी कम रहेगी उसके अगेंस्ट में, कुछ वेरिएंट के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपको कुल मिलाकर अगर मैं टोटली अगर समराइज करूं तो ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के साथ कोई भी वेरिएंट के इंफेक्शन आप के करीब आ जाते होने की कोशिश आपको वो वायरस करता है, तो 100% वो एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है। तो वैक्सीनेशन जरूर कराइए। और एक चीज मैं ऐड और कर दूं, जो उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि कोई और तो नहीं बोलता है, कि तो मैं बता दूं कि जब बाबा रामदेव का प्रकरण हुआ था, उस समय भी पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटी, जो भी साइंटिस्ट है, सबने विरोध किया। ये चीज कहना कहीं ना कहीं हमारे वैक्सीनेशन जो मुहिम है, जो हमारा कोविड से लड़ने की जो एक युद्ध चल रहा है, उसमें हराने का काम करते हैं और इन पे 100% कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सब डॉक्टर कमेटी में सभी ने हम सब लोगों ने विरोध किया। एक दिन आपने ये भी देखा होगा कि विरोध में हम लोगों ने मार्च भी किया है, फिर हमने काली पट्टी बांध के काम किया। तो ये विरोध का हम लोग का यही तरीका है। और कोई भी चाहे वो भारत का नागरिक, कोई भी ऐसा नागरिक जो इस वैक्सीनेशन के प्रति, जो इसके कोविड के प्रति भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, उस प्रति जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जहां भी अगर हम एक चीज से चूक जाएंगे तो कोविड से लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अरुण पांडे, आपने कहा कि देखिए आप खुद भी ये मानते हैं कि हालांकि आपने ये भी बोला है कि पूरी तरीके से फेलियर लेकिन है, वैक्सीन काम करेगी डेल्टा प्लस को लेकर, जो भी वेरिएंट यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, ये कवर अप मिलेगा, लेकिन ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ। ठीक है, एक सपोर्ट मिल रहा है आपको, लेकिन एक पूरी तरीके से उस पर प्रभावी नहीं हुआ, ये आप खुद भी मान रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की बात कही जा रही है, जो उनका अपना स्टैंड है, उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए? और अगर गैप को कम करने की बात कही जा रही है तो प्रोटेक्शन को लेकर और बात होनी चाहिए, और भी ज्यादा प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि गैप के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा दोनों डोजों से वैक्सीनेटेड हो जाए। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये वेरिएंट आएंगे, यानी कि वायरस का जो नेचर होता है वो होता है म्यूटेंट करने का, अपने आप में बदलाव लाता है भाई। और ये बदलाव लाते लाते इतना वीक हो जाता है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो उसको टैकल कर जाती है और हमें इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अब हम क्या करें, वैक्सीनेशन का एक प्रोटेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई इन्फेक्शियस भी है, तो जिसके कारण हमको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। और आपने बोला क्या इसका स्थायी उपाय क्या है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, इसका स्थायी उपाय ये है कि जब तक कोविड का वेरिएंट जो कि सक्सेस होके आ रहा है, उससे लड़ने के लिए हमारे पास क्या फील्ड है, इस पे हमें ध्यान देना है। हमेशा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन तब तक करना है जब तक ये जो कोविड-19 का वेरिएंट आते आते इतना लो ना हो जाए, इतना कम ना हो जाए जो हमसे इन्फेक्शन एक कोई सिम्टोमेटिक सिम्टम्स हो जाए या बहुत ज्यादा सीवियरिटी ना आए। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन इज द की फॉर द बैटल विद द कोविड-19। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, अभी तक जिस तरह से हमने देखा, लगातार राहुल गांधी ये अलग अलग डेटा यहाँ पे साझा करते आए हैं, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि सत्ता को जगाने का भी काम किया है, उन्होंने सत्ता पक्ष को जगाने भी काम करते आए हैं। लेकिन अब इस दौरान जब लोग थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं, जब कोरोना संक्रमित जो मामले हैं कम हो रहे हैं, उस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स की मौत का आंकड़ा साझा किया है। सच बताइएगा, संवेदनशीलता है या फिर सियासत है इसके पीछे? क्योंकि दो चीजें हैं प्रियंका जी। पहली बात की जो डॉक्टर समाज जिस तरह से हम लोग की सेवा किया और जिस तरह इतने लोगों की सेवा के दौरान उस लड़ाई युद्ध था एक तरह से, और डॉक्टर ने उस युद्ध को जीता है, इसलिए देश के जितने डॉक्टर्स हैं वह सबके प्रति हम लोग का एक समर्पण है, उनके प्रति श्रद्धा है और उनके प्रति नमन। आज राहुल गांधी जी ने जो भी डाटा शेयर किया है, उनका उद्देश्य कभी भी डॉक्टर के प्रति या समाज या सरकार के प्रति कोई नकारात्मकता नहीं है, बल्कि उनके प्रति एक श्रद्धा है। मुझे तो आशा थी कि सरकार इस काम को करेगी, कम से कम डॉक्टर समाज जिसमें इतना अपना त्याग करके, बलिदान करके, अपनी जान की बाजी लगा करके हम सबकी सेवा की और हम लोगों की जान बचाई, तो भगवान है पृथ्वी पर दूसरा, हम यही मानते हैं। और कोई भी विचारधारा, मैं डॉक्टर की कोई विचारधारा नहीं मानता, वो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर है, तो सबके लिए है। तो उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त करने को मैं नहीं मानता कि राहुल जी ने किया है तो कोई गलत किया है। फिर भी मैं कहता हूँ
कि अभी भी ये सारे झंझट को छोड़ करके हम लोग जो सकारात्मक सुझाव लगातार सरकार को दे रहे हैं, सरकार मानती है, लीड से मानती है और प्रयास करती है इग्नोर करने का। अभी कांग्रेस भाजपा सपा बसपा की लड़ाई नहीं है और न ही पत्रकार की लड़ाई है, न ही सामाजिक सरोकार में जो लड़ते हैं उनकी लड़ाई है। ये एक एक आदमी के जीवन की रक्षा का सवाल है, देश के लोगों का। मैं पुनः कह रहा हूँ, इन सारे विवादों से ऊपर उठ करके हम सबको एक सामाजिक प्राणी होने के नाते और एक मानवता के नाते इस जंग में पूरे ईमानदारी से सहयोग करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन भ्रम जो आपने कहा, और बहुत अच्छे ढंग से आज कंडक्ट आपने कार्यक्रम आप कर रही है निष्पक्षता के साथ, पूरी सरकार से भी आता है कि इसी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि कोई भी भ्रम कब दूर होगा जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा लोगों के बीच, कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर, और साथ में तीसरा पॉइंट है नॉलेज होगा उस मुद्दे पर। यदि सरकार बहुत सारी चीजों को कम्युनिकेट ही नहीं करेगी जनता के बीच, यदि कोई इन्फॉर्मेशन ही सही से नहीं देगी, और उसके प्रति आम जनता तो इतना ज्ञानी है नहीं। हम लोग तो डॉक्टर साहब ने दोनों, डॉक्टर रघुमान जी ने और डॉक्टर अरुण साहब ने जो बताई, उससे ज्ञानवर्धन हुआ लोगों का। हम लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वैक्सीन के प्रति हम लोग का कोई, अब जरा महेश वर्मा जी से भी कुछ बात कर ली जाए। काफी देर से हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आपके सवालों का जवाब भी देते वो। महेश वर्मा जी, एक बात बताइए, यहाँ पर लगातार कोशिशें ये हो रही हैं कि सरकार विपक्ष की सुने, और विपक्ष यहाँ पर अगर डॉक्टर्स की मौत का आंकड़ा पेश करते हैं तो फिर उस पर आखिर परेशानी क्या है? अरे मैं तो कांग्रेस को कोरोना करार दे चुका हूँ। सवाल है कि जो कांग्रेस जो है शुरू में ये कहती रही कि भाई लॉकडाउन करने से इस देश में जो है कोरोना से नहीं बचा जा सकता है, लॉकडाउन में जो है 129 करोड़ लोगों को कहीं बचाया। इसमें हमारे जिस तरह से कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर्स आए, जिस तरह से उन लोगों ने हमें साथ दिया, उन लोगों का अभिनंदन, उनका नमन करते हुए देश जिस तरह से आगे बढ़ा, उन्हीं लोगों के चीजों पे सवाल उठाने का काम जो है कांग्रेस ने उस समय किया। जब कहा कि ये कोरोना का जब वैक्सीन हम ले आए तो कह रहे थे कि इनका मनीष तिवारी, चिदम्बरम का याद करिए वो बयान, ये लोग कह रहे थे कि पानी भर के जो है ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये टीका नहीं है, इस टीके से कोई बचाव नहीं होगा। ये इतने बेशरम तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कल ये ट्वीट करके कहते हैं कि भाई हम जो है कोविड का जो है सरकार ने जानबूझ के लोगों को गुमराह किया कि 12 हफ्ते का जो टाइम दिया वो गलत दिया। अरे युवराज, माफी मांगो इस बात के लिए देश के लिए। ये उस बयान को, इस ट्विटर को ढकने के लिए प्रियंका जी ये प्रयास था, जिसमें इनके पवन खेड़ा और इनका नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ डिजिटल क्या था वो, जो पवन पांधी कौन है, उस व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए देश में ये दुष्प्रचार और गुमराह करने की कोशिश की गई उस टीके के खिलाफ, जिस टीके जिस टीके की वजह से देशवासियों के जीवन की रक्षा हो रही है। और ऐसे समय में जब देश में देशवासियों के जीवन बचाने के प्रयास जारी है, हम और आप या मीडिया के लोग हों या प्रेस या डॉक्टर लोग हों, सब लोग इस कैंपेन में लगे हुए हैं। उस टाइम कांग्रेस का एक सांप्रदायिक चेहरा कि हिंदुओं को भड़काया जाए कि काफ को काट के, मैं पूछता हूं प्रियंका जी कि अगर आपका प्लाज्मा निकाला जाता है, आपका ब्लड निकाला जाता है, तो आपकी हत्या करके निकाला जाएगा क्या? ठीक है। इस तरह के अफवाह, इस तरह के दुष्प्रचार के जरिए कांग्रेस ने जिस तरह से अपना एक नया म्यूटेंट सामने लाई है, एक नया चाल चेहरा चरित्र जिस तरह से पेश किया है, ये इसके लिए देखिए अफवाहों को लेकर फिर सवाल अगर उठेंगे तो बात और दूर तक जाएगी। फिर उसके बाद कई बीजेपी के भी नेता हैं जो लपेटे में आएंगे, और उसके साथ साथ फिर बाबा रामदेव का भी जिक्र होगा। ठीक है, सब ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, मैं सवाल को लेकर। ठीक है, एक मिनट महेश वर्मा जी। ठीक है जी हाँ, बात हो रही है वैक्सीनेशन की और वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है और उसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, उस मसले पर भी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से शिगुफा यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता के जरिए छेड़ा गया है, उस पर किस तरह से बीजेपी हमलावर है, उसकी भी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश वर्मा जी। मेरा सवाल वही था, यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता बाकायदा आरटीआई के जरिए यहाँ पर किसी तरीके का अगर बात कहते हैं तो उसको जो सत्ता पक्ष है पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करता है कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो भ्रम फैला रही है। बीजेपी के जो नेता रहे, या फिर ये मान लीजिए कि जो खुद बाबा रामदेव एलोपैथिक दवाइयों को लेकर सवाल उठाते रहे, उस बाबत तो कोई सफाई नहीं दी गई, हालांकि डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरा विरोध किया।
देखिए प्रियंका जी, मैं बाबा रामदेव का यहाँ प्रवक्ता हूँ क्या? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। हाँ, तो फिर बीजेपी के जो नेताओं ने ना, हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ कि बाबा रामदेव के ऊपर 100 सैकड़े FIR हुए, बाबा रामदेव ने माफी मांगी, देश का युवराज, ये कांग्रेस का युवराज माफी मांगेगा क्या? पूछिए इनसे। नहीं तो उन्होंने अजय उपाध्याय, नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि क्या FIR अगर इनके ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये किसी तरह से साबित कर सकते हैं क्या? जो इनका ट्विटर है जिसको पवन खेड़ा ने ऑफिशियली कांग्रेस में, चुप रहिए अजय उपाध्याय जी, मैं नहीं बोला हूँ, शांति के साथ और सभ्य तरीके से सुनने की कोशिश करी, नहीं सिविलाइज तरीके से, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। अजय उपाध्याय आपका थोड़ा सा टाइम उन्हें भी दे दीजिए, बहुत देर बाद जुड़े हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए जी। महेश मैं देर की बात नहीं है, मैं उसी टाइम से बहुत पेशेंसली धैर्य के साथ सुन इसलिए रहा था कि इस देश में 6 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए। हम एक एक दिन प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपने देशवासियों को बचाएं। ये हमारे डॉक्टर्स जो है, एक मिनट रुकिए जो जान पे खेल के जब देशवासियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वीडियो डालते हैं कि देखिए हम टीका ले रहे हैं, इस टीके से कुछ नहीं होता है, ये टीका सुरक्षित है, ये किसी तरह से कभी कहते हैं ये कांग्रेस वाले की शुगर की चर्बी है। अब इन्होंने कह दिया कि कहाँ इसमें लिखा हुआ है, कौन से RTI है, ये आपके चैनल पे दिखाएं, अजय उपाध्याय बताएं कहाँ वो RTI में लिखा हुआ है कि गाय के बछड़ी को मार के जो है उसका खून निकाल के इस सीरम को बनाया जाता है। ये कितना बड़ा सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश है, कि कितना बड़ा देशवासियों की जान से खेलने की कोशिश है। ये मुद्दा आज उठा के APN को मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस की उस बाबत तो पहला सवाल उनसे ही हुआ था। महेश वर्मा जी, आप तक शायद उस वक्त आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन ये पहला सवाल उन्हीं से हुआ था कि आखिर इस तरह की जो भ्रामक फैलाई जा रही है उस बाबत मंशा क्या है। उनकी बात उन्होंने कह भी दी कि इस पर कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है और उनसे सवाल भी किया जाएगा जिसने ये कहने से, इनके कहने से क्या होगा? ये पवन खेड़ा से ऊपर है क्या? ठीक है, ये पवन खेड़ा से कांग्रेस प्रवक्ता ने, मैं कह रहा हूँ कि आप राहुल गांधी ने क्यों नहीं, आपने प्रियंका जी जब इनको कहा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जो देश के दुश्मन है, जो देशवासियों के दुश्मन है? ठीक है, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, कोशिश कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी, रुक जाइए, ठीक है। देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही कोई हर्ज नहीं है, कोई अपराध नहीं है। 6 लाख लोग मर गए और ये टीका के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो है जिसको लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिसको लेते हैं, इनका युवराज आपको प्रियंका जी कहीं लेते हुए दिखाई दिया? ठीक है, जो युवराज आज कोविशील्ड पे, वैक्सीन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का कई वीडियो आपने देखा है। जवाब दे दीजिए ना उनको अजय जी, राहुल गांधी ने ले लिया क्या वैक्सीन? बता दीजिए उन्हें एक बार, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। आज अब इनको वही राहुल गांधी ने वैक्सीन ले ली क्या? जवाब चाहिए। देखिए आज प्रियंका सोनिया जी ने वैक्सीन लिया, इनको शायद नहीं पता होगा, ठीक है, इनको पच नहीं रहा। चलिए कम से कम उनको तसल्ली हो जाएगी ना। राहुल जी की बात हमारे पसंद ठीक है। महेश वर्मा जी, एक बात बताइए, एक मिनट अब रुकिए अजय उपाध्याय जी, मुझे भी एक मिनट रुक जाइए। ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आपकी बड़ी संवेदना है लोगों के लिए, और वो होनी भी चाहिए, आखिरकार सत्ता में है आप, लोगों की चिंता आपको ही करनी चाहिए, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है, देश में हम शासन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी भी ठीक है। महेश वर्मा जी रुकिए ना, मजाक उसका उड़ाना, महेश वर्मा जी रुकिए, महेश वर्मा जी रुकिए जरा, एक सवाल है मेरा। यहाँ पर एक बकायदा आंकड़ा भी सामने आया था कि जिन डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स की जान गई, लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए जो संक्रमित हुए, उनके घर वालों को अभी तक वो पैसे नहीं मिले। खुद बिहार की बात का भी रिपोर्ट सामने आई थी, वहां पे जो NDA की सरकार है वहां पर भी कई डॉक्टर्स हैं जिनके घर वालों को कोई पैसा नहीं दिया गया है, किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उस बाबत भी सोचिएगा क्या, उनके बारे में भी सोचिएगा ना, जिन डॉक्टर्स की आप यहाँ पे दुहाई दे रहे हैं, जिनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नहीं, आपके दर्शकों को हम ये बताएंगे, हम उस आंकड़े के साथ आएंगे और आपको विधिवत बताएंगे कि अगर पूरे देश में जहां भी इस तरह के हमारे योद्धा, हमारे ये जो एक तरह से धरती के भगवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, ये हर हाल में सारी बातों को, मतलब अभी आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब अभी आपके पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उन डॉक्टर्स को मुआवजा या किसी तरीके की फैमिली परिवार को मिला नहीं मिला? नहीं, अगर आपका चैनल कहा होता इस बात के लिए, आप इंस्टेंट पूछ रही हैं और इंस्टेंट में इसका जवाब आपको दूं आंकड़े के तौर पे,
आंकड़े लेके बताऊं? आप मुझे बता दीजिए वो कौन से हैं जिनको नहीं मिला, आप मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, समझ में आ गई मुझे बात। एक बात बताइए डॉक्टर अंशुमान, ठीक है डॉक्टर अंशुमान, मॉडर्ना और फाइजर जो वैक्सीन है उसको भी लेकर लगातार बात सामने आ रही है कि देखिए उससे भी कहीं ना कहीं युवाओं को परेशानी हो रही है, किसी के सीने में जलन की समस्या है, कहीं पर दूसरी समस्याएं खड़ी हो रही है। तो ऐसे में अगर भारत में बाकायदा इस बाबत प्रोसेस शुरू होता है तो क्या ये अपने आप में चिंता का विषय नहीं है कि जब वहां पर रिएक्शन है तो हो सकता है साइड इफेक्ट यहाँ पर भी हो? वैक्सीन रिलेटेड जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं दो तरीके से देखा जाता है। ये कोइंसिडेंटल साइड इफेक्ट मीन्स उसी समय कोई अलग बीमारी हो गई, और एक है वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट। बहुत सारी बातें चली थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए भी, जब ये डिक्लेयर कर दिया कि वैक्सीन रिलेटेड नहीं, मतलब वैक्सीन के कारण डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये आउट हो गया। अभी मॉडर्ना फाइजर के वैक्सीन के लिए मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के मसल जो होती है उसमें सूजन इन्फ्लेमेशन की शिकायत दर्ज की गई है। अब उसको यही चेक करना है कि क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड टू वैक्सीन है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। डायरेक्टली रिलेटेड वैक्सीन नहीं कर रही, कोइंसिडेंटल केस में होता है। उदाहरण की छोटी सी बात बताता हूँ, तो वैक्सीन लगवा के आता है और उसको अगले दिन बहुत तेज बुखार हो जाता है, 104 चला जाता है, और ये बुखार नहीं कम हो रहा, तो हम क्या मानते हैं वैक्सीन कारण नहीं होगा, टेस्ट कराओ। हो सकता है उसको टाइफाइड, मलेरिया, कोई ऐसी चीज निकली, कोइंसिडेंटली वैक्सीन के बाद निकली, तो इसीलिए उसके शोध की जरूरत होती है और इंस्टेंटली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्जी टेस्टिंग को भी लेकर बात सामने आई थी डॉक्टर अरुण पांडे, और ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में कुंभ के बाद कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है उसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे थे कि फर्जी टेस्टिंग को लेकर टारगेट पूरी करने के चलते ही वहां पे अचानक से आंकड़ों में उछाल आ गया था। इस तरह की जो खबरें हैं इसमें कितनी सच्चाई मानकर चली जाए? देखिए, मैं पहले अपनी शुरुआत में ही कहा कि अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना है, और कहीं ना कहीं जो देखिए अफवाह जब भी कोई फैलाया जाता है तो इससे जनमानस सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर आप सोचिए कि अगर आप ही के चैनल में बैठ के मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे बाकी जो गांव में जो ऐसे लोग हैं जो केवल ये सोचते हैं कि एपीएन न्यूज पे जो बैठ के लोग वो भी वक्ता बोल रहे हैं वो बहुत ही सत्य बोल रहे हैं, उसकी बात मैं मान लेता हूँ, तो सोचिए उसका प्रभाव एक दूसरे के मुंह से कितना भयावह प्रभाव पड़ता है। यही बात इस समय जो पेंडेमिक है ये बहुत एक तरह से हम लोग के लिए सभी, जैसे अजय जी ने कहा कि हम लोग को मिलकर काम करना है, तो एकदम मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इस समय आरोप प्रत्यारोप किसको क्या मिला, किसने क्या कहा, किससे, और सभी से मुझे अपील ये है कि जहाँ भी आपके फैमिली से हो, आपके पार्टी से हो, आपके सोच से हो, अगर कोई भी ऐसी भयावह बातें करता है, कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनको वहीं पे रोक दिया जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और रही बात कि वैक्सीनेशन को लेके इतनी चार्ज जो डिबेट कर रही हैं आप, हम लोग बैठे हैं इस पे, तो इसका माध्यम केवल यही है कि वैक्सीन के प्रति आपको कोई भी शंका हो तो आप जो भी पोर्टल है जो सरकार द्वारा जो नंबर है उस पे अपनी जो शंका को दूर कीजिए, ना कि कोई भी किसी के ट्वीट पे चले जाइए या फिर किसी के बयान पे चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन इन बयानों का प्रभाव किस पे पड़ता है। अगर मैं किसी भी विशेष व्यक्ति की बात करूं, जैसे राम जी की बात, ये इसको लेकर विरोध क्यों हुआ? क्योंकि एक पब्लिक फिगर है, घर घर में लोग उनको मानने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को ये बात बोलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे में जो पब्लिक फिगर हैं उन्हें अपने मुंह से शब्द निकालते वक्त कम से कम 100 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही बात है कि कोई भी भ्रम अगर वैक्सीन को लेकर निकलकर सामने आता है तो सबसे पहले उसकी तह तक जाइए, सिर्फ आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। वैक्सीन बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना से जंग के खिलाफ यही सबसे सटीक इस वक्त हथियार साबित हो रहा है। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, सीधे वैक्सीन जरूर लगवाइए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।